नमस्कार। आज हम कानून की एक कह सकते हैं एक गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं। ये उन सब के लिए अहम है जो कभी अदालती मामलों में उलझते हैं। हम बात करेंगे भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड की, और इसके खास पहलू को समझने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के एक पुराने फैसले का विश्लेषण करेंगे। हमारा जो स्रोत है वो है साल 1992 का एक मामला, गौरी शंकर बनाम सत्यनारायण। इस एक केस से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अदालत आपकी गैर मौजूदगी में कोई फैसला सुना दे, जिसे एक्स पार्टी डिग्री कहते हैं, तो उसे चुनौती देने के लिए कितना वक्त होता है। और यहीं पर एक बहुत बहुत अहम सवाल भी है, ये जो समय सीमा है, लिमिटेशन पीरियड जिसे कहते हैं, ये कब से गिनी जाती है? क्या हमेशा फैसले की तारीख से ही, या फिर तब से जब आपको उस फैसले के बारे में पता चलता है? तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को समझना है, गौरी शंकर मामले के आईने में। चलिए इस कानूनी पहलू की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये एक्स पार्टी डिग्री आखिर है क्या चीज। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ बिल्कुल, इसको सरल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आपके खिलाफ कोई सिविल केस, दीवानी मुकदमा दायर हुआ है। अदालत आपको सूचना भेजती है ना, जिसे सम्मन कहते हैं। हाँ, सम्मन। लेकिन आप किसी वजह से अदालत में पेश नहीं होते या अपना जवाब दाखिल नहीं करते, तो ऐसी सूरत में अदालत सिर्फ दूसरे पक्ष यानी वादी, प्लेंटिफ की दलीलें सुनकर ही अपना फैसला सुना सकती है। बस इसी एक तरफा फैसले को एक्स पार्टी डिक्री कहा जाता है। अच्छा, यानी आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ सुनाया गया फैसला। अच्छा, मतलब अगर सम्मन मिला या नहीं मिला और आप कोर्ट नहीं गए तो कोर्ट एक तरफा फैसला दे सकती है। ये तो भाई काफी गंभीर स्थिति हो सकती है किसी के लिए। क्या ऐसे फैसले को बदलने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ बिल्कुल रास्ता है, और यहीं पर आप देखिए कानून का संतुलन नजर आता है। हमारा स्रोत दो मुख्य कानूनी प्रावधानों की ओर इशारा करता है। पहला है सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी, उसका ऑर्डर 9 रूल 13। ऑर्डर 9 रूल 13। हाँ, ये नियम उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री हुई है, ये अधिकार देता है कि वो उसी अदालत में एक अर्जी देके, एक आवेदन देके उस डिक्री को रद्द करने की मांग कर सके। ऑर्डर 9 रूल 13, ठीक है। यानी एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का। लेकिन क्या ये मौका हमेशा खुला रहता है? मतलब कभी भी आवेदन दे सकते हैं? नहीं, यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण कानून सामने आता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 और उसका आर्टिकल 123। अच्छा, आर्टिकल 123। हाँ, ये आर्टिकल तय करता है कि ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत एक्स पार्टी डिक्री को रद्द करवाने का आवेदन कितने समय के अंदर देना होगा। सोचिए, अगर कोई टाइम लिमिट ना हो तो फैसले कभी फाइनल ही नहीं होंगे, सालों बाद भी केस खुलते रहेंगे। बात तो सही है, एक निश्चितता तो होनी चाहिए। तो कितनी है ये समय सीमा? हमारे स्रोत गौरी शंकर केस के विवरण के अनुसार सामान्य नियम ये है कि ऐसा आवेदन डिक्री की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर करना होता है। सिर्फ 30 दिन, ये तो काफी कम समय लगता है ना? ये जो 30 दिन की अवधि है, जिसे लिमिटेशन पीरियड कहते हैं, ये उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन अदालत ने वो एक्स पार्टी फैसला सुनाया। अगर इस पीरियड में आवेदन नहीं दिया गया तो आम तौर पर आपका वो अधिकार खत्म हो जाता है। ये कानूनी प्रक्रिया में आप कह सकती हैं देरी और अनिश्चितता को रोकने के लिए बनाया गया नियम है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक दिक्कत नजर आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सम्मन मिला ही नहीं, उसे पता ही नहीं चला कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है और फैसला भी हो गया, क्या तब भी उसे 30 दिन फैसले की तारीख से ही मिलेंगे? ये तो थोड़ा अन्यायपूर्ण लगता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और कानून इस स्थिति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद, एक एक्सेप्शन देता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। लिमिटेशन एक्ट का वही आर्टिकल 123। हाँ, वो ये भी कहता है कि यदि सम्मन की तामील, मतलब सर्विस ऑफ सम्मन्स, प्रतिवादी पर ठीक से नहीं हुई थी, यानी उसे कानूनी तरीके से मुकदमे की सूचना मिली ही नहीं थी, तो 30 दिन की गिनती डिक्री की तारीख से शुरू नहीं होगी। तो फिर कब से शुरू होगी गिनती? ऐसी स्थिति में 30 दिन की गिनती उस तारीख से शुरू होगी जब प्रतिवादी को उस एक्स पार्टी डिग्री के बारे में ज्ञान हुआ, मतलब जिस दिन उसे वास्तव में पता चला कि हाँ, मेरे खिलाफ ऐसा कोई फैसला हो चुका है। अरे, ये तो बहुत बड़ा बचाव है फिर। हाँ बिल्कुल, उन लोगों के लिए जिन्हें प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं दी गई थी। ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। यानी दो अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं 30 दिन की गिनती के लिए।
पहला, अगर समन ठीक से तामील हुआ था तो डिक्री की तारीख से 30 दिन। दूसरा, अगर समन ठीक से तामील नहीं हुआ था तो डिक्री की जानकारी मिलने की तारीख से 30 दिन। सारा खेल समन की तामील पर टिक गया। पर ये ठीक से तामील होने का क्या मतलब है? क्या ये बहुत तकनीकी चीज है? हाँ, देखिए, समन की तामील एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसके नियम सीपीसी में दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अदालत ने कानून में जो तरीके बताए हैं, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना या कोर्ट का कर्मचारी खुद जाकर देता है या कुछ मामलों में अखबार में इश्तिहार छपवाना, उन तरीकों से प्रतिवादी तक मुकदमे की सूचना पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा। अदालत को रिकॉर्ड पर यह देखना होता है कि तामील नियमों के हिसाब से हुई या नहीं। अगर तामील सही मान ली गई तो फिर ये माना जाता है कि प्रतिवादी को जानकारी थी, भले ही उसने उसे नजरअंदाज किया हो। अगर तामील में कोई कानूनी खामी मिलती है, तभी वो ज्ञान की तारीख वाला नियम लागू होता है। समझ गया। तो ये साबित करना कि संबंध तामील नहीं हुआ, ये प्रतिवादी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर 30 दिन बीत चुके हों। अब इस पृष्ठभूमि के साथ गौरीशंकर बनाम सत्यनारायण मामले पर आते हैं। इस केस में क्या खास हुआ था? स्रोत बताता है कि प्रतिवादी गौरीशंकर सुनवाई में शामिल नहीं हुए और उनकी दलील थी कि उनके वकील ने उन्हें कोई आश्वासन दिया था। जी हाँ, प्रतिवादी का यही पक्ष था। अब शायद वकील ने कहा कि पेशी जरूरी नहीं है, या तारीख आगे बढ़ गई है, या वो खुद देख लेंगे। स्रोत में इसका पूरा ब्यौरा नहीं है, पर मुख्य बात ये थी कि प्रतिवादी ने अपनी गैर हाजिरी का कारण वकील पर निर्भरता बताया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने एक्स पार्टी डिक्री होने के लगभग 6 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत उसे रद्द करने का आवेदन दिया। 6 महीने से भी ज्यादा, जबकि लिमिट सिर्फ 30 दिन की है। ये तो बहुत बहुत बड़ी देरी है। तो प्रतिवादी ने देरी का क्या कारण बताया? क्या उन्होंने ये कहा कि उन्हें डिक्री का पता ही देर से चला, या सिर्फ वकील वाली बात? यही मामला थोड़ा पेचीदा है। प्रतिवादी ने वकील के आश्वासन का तो जिक्र किया और शायद ये भी तर्क दिया कि उनकी तरफ से कोई बेवजह देरी या लापरवाही नहीं हुई, जिसे कानूनी भाषा में लैचेस कहते हैं। लेकिन स्रोत से ये साफ नहीं होता कि उन्होंने ये दलील दी हो कि उन्हें डिक्री का ज्ञान ही देर से हुआ क्योंकि संबंध तामील नहीं हुआ था। उनका मेन पॉइंट वकील पर निर्भरता ही लगता है। तो निचली अदालत ने क्या किया? क्या उन्होंने वकील वाली दलील मान ली 6 महीने बाद भी? स्रोत के हिसाब से हाँ, निचली अदालत ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला दिया और एक्स पार्टी डिक्री को रद्द करने की इजाजत दे दी। लगता है निचली अदालत ने वकील के आश्वासन वाली बात को काफी वजन दिया, शायद उसे देरी माफ करने और मामले को दोबारा सुनने का मौका देने के लिए पर्याप्त कारण माना हो। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, ये राजस्थान उच्च न्यायालय तक पहुंचा। तो हाई कोर्ट का क्या नजरिया था इस पर? यहीं पर कहानी पलट गई। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को सिरे से पलट दिया और प्रतिवादी की अर्जी खारिज कर दी। अगर हम स्रोत के आधार पर हाई कोर्ट के तर्क को देखें तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहली और सबसे अहम, हाई कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 123 वाली 30 दिन की समय सीमा पर बहुत जोर दिया। आवेदन डिक्री की तारीख से 6 महीने से भी ज्यादा लेट था। लेकिन वकील के आश्वासन वाली बात और वो जो कहा कि लैचेस यानी लापरवाही नहीं हुई, क्या हाईकोर्ट ने इन पर गौर नहीं किया? ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को 30 दिन की जो कानूनी समय सीमा है उसके उल्लंघन के सामने काफी नहीं माना। यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है, हालांकि स्रोत में सीधे तौर पर नहीं लिखा, कि हाईकोर्ट ने शायद ये माना कि प्रतिवादी पर सम्मन की तामील कानूनी तौर पर सही हुई थी। अच्छा। क्योंकि अगर तामील में कोई गड़बड़ी होती तो वो ज्ञान की तारीख वाला नियम लागू होता और शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन जब अदालत डिग्री की तारीख से 30 दिन की सीमा को आधार बना रही है तो इसका मतलब यही निकलता है कि तामील को सही माना गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार समन तामील हो गया तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मामले पर नजर रखें। आप सिर्फ वकील साहब के भरोसे नहीं बैठ सकते, कम से कम लिमिटेशन पीरियड के नजरिए से तो नहीं। गौरीशंकर मामले में उच्च न्यायालय का फैसला कुछ इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, एक बार जब कानूनी प्रक्रिया यानी समन तामील पूरी हो गई तो कानून आपसे उम्मीद करता है कि आप अपने मामले में सतर्क रहेंगे। वकील की सलाह पर निर्भर रहना एक मानवीय बात है, बिल्कुल, लेकिन कानूनी समय सीमाओं के उल्लंघन का शायद वो आधार न बन पाए, खासकर जब इतनी लंबी देरी हो। उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने कानून की व्याख्या में गलती की थी, इसलिए उसके फैसले को रद्द कर दिया। ये लिमिटेशन पीरियड की, कह सकते हैं, सख्ती को दिखाता है।
स्रोत में यह भी जिक्र है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य फैसलों से अलग माना। उनका हवाला दिया गया AIR 1981 SC 1400 और AIR 1983 SC 315। इसका क्या मतलब है? क्या उन मामलों में कुछ अलग हुआ था? हाँ, इसका मतलब है कि प्रतिवादी ने शायद उन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया होगा अपनी दलील में, जिनमें एक्स पार्टी डिक्री रद्द की गई थी या लिमिटेशन के मामले में कुछ राहत दी गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि उन मामलों के जो तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे या उनमें जो कानूनी सिद्धांत तय हुए थे, वो गौरीशंकर मामले की परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। अच्छा, हर केस अलग होता है? बिल्कुल, हर कानूनी मामला अपने आप में अनोखा होता है, उसके अपने तथ्य होते हैं। हो सकता है उन सुप्रीम कोर्ट के मामलों में संबंध तामील का मुद्दा अलग तरह का रहा हो या देरी का कारण कुछ और असाधारण रहा हो जो इस केस में नहीं था। ये दिखाता है कि आप सिर्फ पिछले फैसलों का हवाला देकर अपना केस नहीं जीत सकते। आपको ये साबित करना होता है कि वो आपके मामले पर क्यों और कैसे लागू होते हैं। ये विश्लेषण तो काफी गहरा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से मुख्य सबक, मतलब की टेकअवेज निकालना चाहें, तो वो क्या होंगे? पहला और सबसे साफ सबक तो यही है कि कानूनी समय सीमाएं, खासकर ये लिमिटेशन एक्ट वाली, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। दूसरा, एक्स पार्टी डिक्री को रद्द कराने के लिए जो 30 दिन की अवधि है, वो कब से शुरू होगी, ये पूरी तरह सम्मन की तामील के तथ्य पर निर्भर करता है। ये एक तकनीकी लेकिन बहुत निर्णायक बिंदु है। हाँ, ये तामील वाला पेंच अहम है। बिल्कुल, अगर तामील सही है तो डिक्री के तारीख से गिनती शुरू होगी, चाहे आपको असल में पता चला हो या नहीं। और अगर तामील में कोई खामी है, तभी आपको ज्ञान की तारीख से 30 दिन का लाभ मिलेगा। और गौरीशंकर मामले से एक और सबक ये भी मिलता है कि सिर्फ वकील पर निर्भर रहना आपको कानूनी समय सीमा के उल्लंघन से नहीं बचा सकता, खासकर अगर सम्मन आप पर तामील हो चुका माना गया है। सतर्कता आपकी अपनी जिम्मेदारी है। एकदम सही कहा आपने। ये मामला दिखाता है कि अदालतों को अक्सर प्रक्रियात्मक नियमों की सख्ती और न्याय की भावना के बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। लिमिटेशन एक्ट जैसे नियम क्यों हैं? कानूनी प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए, निश्चितता लाने के लिए और मामलों को एक अंतिम रूप देने के लिए। ये जरूरी है। हाँ, वरना मुकदमे कभी खत्म ही नहीं होंगे। सही बात है। लेकिन कभी-कभी ये कठोरता अन्यायपूर्ण भी लग सकती है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति वाकई अनजान था या किसी मानवीय भूल का शिकार हुआ। तो संक्षेप में कहें तो गौरीशंकर बनाम सत्यनारायण का ये मामला हमें याद दिलाता है कि एक्स पार्टी डिक्री रद्द कराने के लिए 30 दिन की लिमिटेशन है। 2, ये अवधि आम तौर पर डिक्री की तारीख से शुरू होती है। 3, अपवाद है, अगर संबंध तामील नहीं हुआ तो अवधि ज्ञान की तारीख से शुरू होगी। 4, संबंध तामील का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। 5, सिर्फ वकील पर निर्भरता लिमिटेशन पार होने पर शायद ही बचाव का आधार बने, अगर तामील सही मानी गई। और 6, कानूनी समय सीमाओं का पालन करना ही करना है। आपने बिल्कुल सही सारांश प्रस्तुत किया है। ये मामला प्रक्रियात्मक कानून, जिसे प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, उसके महत्व को दिखाता है। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि कानून का मतलब सिर्फ मूल अधिकार और कर्तव्य हैं, लेकिन उन अधिकारों को लागू कराने की जो प्रक्रिया है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उसकी अनदेखी बहुत भारी पड़ सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। प्रक्रिया अपने आप में न्याय का एक बहुत अहम हिस्सा है। और यहीं से हम आज की चर्चा के अंतिम विचारणीय बिंदु पर आते हैं। अदालतों के सामने ये जो एक तरह की दुविधा हमेशा रहती है, एक तरफ प्रक्रियात्मक नियमों जैसे लिमिटेशन पीरियड को सख्ती से लागू करने की जरूरत, ताकि व्यवस्था बनी रहे। हाँ, ताकि सिस्टम चले। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि किसी व्यक्ति को वास्तविक न्याय मिले, वो तकनीकी खामियों या मानवीय भूलों जैसे वकील पर निर्भरता या संबंध न मिलना, इनके कारण अपने अधिकार से वंचित ना रह जाए। हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ कानून का शासन और निश्चितता, दूसरी तरफ न्याय और निष्पक्षता का आदर्श, मतलब फेयरनेस। गौरीशंकर जैसे मामले हमें इसी संतुलन पर सोचने को मजबूर करते हैं। ये जो कानूनी व्यवस्था है, ये इस अंदरूनी तनाव को कैसे संभालती है? क्या कभी प्रक्रिया की वेदी पर असल न्याय की बलि चढ़ जाती है, या फिर प्रक्रिया के बिना न्याय अराजकता में बदल जाएगा? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है,
लेकिन ये कानूनी प्रणाली के कामकाज को समझने के लिए एक केंद्रीय प्रश्न जरूर है। ये सोचने लायक है कि इस संतुलन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्या नियमों में और लचीलेपन की गुंजाइश है, या फिर मौजूदा कठोरता ही लंबी मुकदमेबाजी रोकने का एकमात्र रास्ता है? एक गहरा सवाल जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं। आज के इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।